बच्चों, आज तारीख है 26 मई और आपका रीनीट का पेपर होना है 21 जून को। तो मतलब कि मिला जुला के आप 25-26 दिन का टाइम बचा हुआ अपने पास, है ना। तो इस 25-26 दिन में आप लोग अपना जो स्ट्रैटेजी रखे हो उसे एज इट इज कंटिन्यू रखिए। फुल सिलेबस टेस्ट आप रेगुलर देते रहिए, रिवीजन करते रहो। साथ ही साथ एक मेरा सजेशन है कि लास्ट के 10 साल का नीट के पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप जरूर देख लें, है ना। सारे चैप्टर्स के लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज के जरूर देखें। तो आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ नीट। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स के पिछले 10-11 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक सिंगल वीडियो में डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आए हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं नीट 2026 से ही। और ये 26 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, नीट 26 का पूछा हुआ काइनेमेटिक्स का एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करा है। अब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा ये पूछा हुआ आपसे, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लॉन्च कर दें, थ्रो कर दें, तो इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में t = 0 पे कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, जो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है ना। साथ ही साथ आपको पता है कि एक मोशन अंडर ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। तो ग्राफ वीटी ग्राफ जो होना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन होता है, तो सिंगल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए और स्टार्टिंग वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ आपको सिर्फ सेकंड थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रेट लाइन एक इसमें था, लेकिन स्टार्टिंग वेलोसिटी नेगेटिव था, इसलिए इसको हमने डिस्कार्ड करा। यही ऑप्शन करेक्ट होगा ना। मैथमेटिकली भी इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस केस में आप टी टाइम के बाद की वेलोसिटी को निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस का जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी का, इसलिए माइनस जी बोल सकते हैं, -9.8 लिख सकते हैं इंटू टी। तो वी और टी में रिलेशन देखें तो लीनियर रिलेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। और स्लोप इसका देखें तो नेगेटिव है, दैट मींस नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए था, जो कि थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। तो थर्ड करेक्ट ऑप्शन ही होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 में दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इसको आइए देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें बोला हुआ है कि एक रूलर को आपने ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल करा दिया, है ना। और 5 अलग अलग आदमी उस रूलर को अलग अलग मतलब अलग अलग बार उसको कैच करने का प्रयास करता है। तो किस केस में रूलर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा ये आपको बताना है। उन 5 पर्संस का जो रिएक्शन टाइम है वो आपको दिया हुआ है। रिएक्शन टाइम का मतलब आप जानते हैं कि एक इवेंट को देखने और उस पर रिएक्ट करने के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर दिए और आपको कहें कि आप इसे कैच करो, तो हमारे ड्रॉप करने के बाद आप रिएक्ट करेंगे उसको कैच करने के लिए, तो आपका जो रिएक्शन टाइम होगा उतने देर तक वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा ना। तो आपको बताना है कि इन 5 आदमी का रिएक्शन टाइम अगर ये है तो किस केस में स्केल जो है, रूलर जो है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, ये पूछा हुआ था आपसे। तो जिस आदमी का रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा, उस केस में उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करने का सबसे ज्यादा वक्त मिल पाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा वो। दैट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस पर्सन बी वाले केस में ट्रैवल कर चुका होगा। तो बी के लिए मैक्सिमम आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा होगा, या तो ये या तो ये, है ना। उसके बाद रिएक्शन टाइम देखें तो बी के बाद सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम ई का है, तो बी के बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर्सन ई के केस में स्किल जो है आपका ट्रैवल कर पाएगा, बी के बाद ई। अभी तक दोनों ऑप्शंस मैच ही कर रहा है ना। उसके बाद अगला जो है वो रिएक्शन टाइम देखें हम तो ए का सबसे ज्यादा है ना। तो बी ई के बाद ए जो है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है रिएक्ट करने में, मतलब स्केल को फ्री फॉल करने का सबसे ज्यादा मौका मिल पाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो बी ई के बाद ए होना चाहिए। अभी तक दोनों ऑप्शंस कॉन्साइड कर रहा है ना। उसके बाद ए के बाद देखें अगर तो डी का जो रिएक्शन टाइम है वो ज्यादा है ना। तो ए के बाद डी होना चाहिए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन को अलग कर दे रहा है। और आखिरी में सबसे कम रिएक्शन टाइम जिसमें है, स्केल सबसे कम टाइम तक फ्री फॉल करा है, तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, और जो कि सी के लिए है, तो आखिरी में सी होना चाहिए, मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें बस यही आपको सोचना था कि जिसका रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा, उसमें स्केल को फ्री फॉल करता हुआ सबसे ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो जिस हिसाब से रिएक्शन टाइम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉलिंग रूलर भी उसी सीक्वेंस में होगा। तो बड़े आसानी से आप इसको अरेंज कर सकते थे कि किस केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस और सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो 26 में देखा कि आपने 2 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का पूछा हुआ था, और लगभग हर एक साल आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का वेटेज होता ही है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसानी होता है, बहुत टफ तो क्वेश्चन आते नहीं है काइनेमेटिक्स के, है ना। बहुत इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, 25 पे आते हैं। 25 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें बोला हुआ है कि
t जो है टाइम है और x पोजीशन है, एक मूविंग पार्टिकल का टाइम पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है या पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो मैथमेटिकली आपको दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। लेकिन एक गड़बड़ है, ज्यादातर केस में हमें पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया रहता था, पोजीशन या कोऑर्डिनेट, सॉरी हाँ, ज्यादातर केस में पोजीशन या कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है टाइम के फंक्शन में दिया रहता था। तो बड़े यूजुअली हम लोग एक बार डिफरेंशिएट पहले करते थे तो वेलोसिटी मिल जाता था, एक और बार डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे पोजीशन टाइम के फंक्शन में नहीं, टाइम ही पोजीशन के फंक्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में dx अपॉन dt मत निकालो, आप निकाल लीजिए dt अपॉन dx। dt अपॉन dx देखिए इस केस में कितना होगा, t के बदले t का वैल्यू रख दें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल रहा है 2x प्लस 1। अब अगर dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है तो dt अपॉन dx 1 अपॉन वेलोसिटी नहीं हुआ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। तो आपको यहां से 1 अपॉन वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया है, कितना 2x प्लस 1, रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों तरफ तो वेलोसिटी आपका मिल रहा है 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब वेलोसिटी पोजीशन के फंक्शन में मिला हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना था तो क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक तो एक्सेलरेशन के लिए dv अपॉन dt फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में पता है तब, और अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ काफी वेरी कर रहा है उसका मैथमेटिकल रिलेशन आपको दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv अपॉन dx फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे वही बात है कि वेलोसिटी हमें x के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो पता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv अपॉन dx फॉर्मूला ही सुटेबल है अपने लिए, है ना। तो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के बदले जो वैल्यू है वो सीधा सीधा रख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू dv अपॉन dx। तो ये वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, चानुल लगाना पड़ेगा इसके लिए, चानुल आपने पढ़ा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन आप करें तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फिर इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल रहा है माइनस का 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, ये आपका फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था कि dx अपॉन dt ना निकाल के dt अपॉन dx निकाल लें, वो अपना 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार वेलोसिटी मिला फिर एक्सेलरेशन निकाल ही सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिकी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 का पेपर टफेस्ट था फिजिक्स का, आपने सुना ही होगा। तो 25 का पिछला क्वेश्चन भी ट्रिकी था, टफ था थोड़ा नीट के हिसाब से सोचें तो। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए क्या बोला हुआ है कि दो सिटीज हैं, एक सिटी एक्स और एक सिटी वाई, है ना, और ये दोनों सिटी जो है रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है ना, मतलब सिटी एक्स से बसेस खुलती है सिटी वाई के लिए और सिटी वाई से सिटी एक्स आने के लिए भी रेगुलरली बस खुलता रहता है ना। तो आफ्टर एवरी टी मिनट्स सिटी एक्स से सिटी वाई जाने के लिए भी बसेस खुल रहा है और टी मिनट्स के इंटरवल से सिटी वाई से भी बसेस खुल रहा है सिटी एक्स को आने के लिए, है ना। अब एक गर्ल जो है, एक लड़की जो है स्कूटी ड्राइव करती है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और एक्स से वाई की तरफ जा रही है ना, और वो नोटिस करती है कि हर 30 मिनट में सिटी एक्स से सिटी वाई की तरफ जाते हुए बसेस उसको मिलते हैं, अलग अलग बसेस। एक बस मान लीजिए क्रॉस करी, उसके अगले 30 मिनट के बाद एक दूसरा बस दिखता है जो सिटी एक्स से सिटी, कई बसेस ऐसे होंगे जो आपको रास्ते में जाते हुए मिल जाएंगे, है ना। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर बसेस खुल रहे हैं सिटी एक्स से सिटी वाई के लिए तो सारे बसेस आपको रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, कई सारे बसेस एक साथ मिलेंगे आपको रास्ते में। तो हर 30 मिनट के दौरान इंटरवल पे एक एक बस इस लड़की को, स्कूटी से ड्राइव करती हुई लड़की को एक एक बस एक्स से वाई की तरफ जाता हुआ दिखता है ना, और वाई से एक्स की तरफ आते हुए बसेस हर 10 मिनट के इंटरवल पे दिखता है। तो आपको बताना था कि बसेस का स्पीड क्या है और ये बसेस के खुलने का जो ड्यूरेशन था, जो टी मिनट्स बोला हुआ था, उस टी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिटी एक्स से सिटी वाई की तरफ जाते हुए बसेस हम बनाते हैं यहाँ पे। पहले ये सारे बसेस जो है सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और एक बस के टी मिनट्स बाद अगला बस खुला था इसलिए थोड़ा पीछे है, उसके टी मिनट्स बाद उसका अगला बस खुला इसलिए थोड़ा और पीछे है ना। और ये मान लेते हैं, बना देते हैं हम स्कूटी से ट्रैवल करती हुई उस लड़की को। ठीक है, ये स्कूटी से ट्रैवल करती हुई लड़की है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इन बसेस के वेलोसिटीज को v मान लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ बसेस भी v, है ना। तो अगर एक ऑब्जर्वर इस बस के अंदर बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को ये स्कूटी जो है ये कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा, तो इस स्कूटी का खुद का वेलोसिटी था 60 किलोमीटर पर आवर और बस का जो वेलोसिटी था v है। तो आपने पढ़ा था रिलेटिव में कि अगर ऑब्जर्वर अपने वेलोसिटी को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में ऐड कर दे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी वेलोसिटी से वो मूविंग ऑब्जर्वर मूव करता हुआ देखेगा रिलेटिव में, है ना। तो बस के वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दें, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसी वेलोसिटी से बस के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर इस स्कूटी से मूव करते हुए गर्ल को देख पाएगा मूव करता हुआ।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा v माइनस 60 का, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये आएगा ना। हाँ ठीक है, v ज्यादा है क्योंकि बस को ओवरटेक नहीं कर रही है, ये पीछे छूट जा रही है और फिर पीछे वाला बस उसके आगे आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। स्कूटी जो है वो बस को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा और क्लियरली लैंग्वेज में बोला होना चाहिए था कि बस जो है स्कूटी को ओवरटेक कर रहा है बार बार, हर बार जो है बसेस ही स्कूटी को ओवरटेक कर रहे हैं, एक्स से वाई डायरेक्शन में जाते हुए बसेस ही स्कूटी को ओवरटेक कर रहा है, ना कि स्कूटी बस को ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, तो बस ओवरटेक कर पा रहा है स्कूटी को, इसका मतलब बस का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो v और 60 दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा और v माइनस 60 आएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये बसेस टी मिनट्स के ड्यूरेशन पे खुल रहे हैं, एक के बाद दूसरा जो खुला है टी मिनट्स पीछे उससे, तो ये दो बसेस के बीच में जो गैप बन जाएगा ना, वो आपका बस के वेलोसिटी को, बस की स्पीड को आपने v माना हुआ था, स्पीड इनटू टाइम कर दें तो गैप मिल जाएगा दो बसेस के बीच का, तो v आपने बसेस की स्पीड को माना हुआ था, और टाइम अगर आवर में लिखे तो v इंटू टी अपॉन 60 इतना डिस्टेंस होगा ना। चलो तो बस के फ्रेम से देखें, बस के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से बसेस तो रुके हुए दिखेंगे और ये स्कूटी v माइनस 60 से ट्रैवल करता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस वाले बस तक पहुंचने के लिए इस स्कूटी को टाइम लगना चाहिए था, डिस्टेंस वी टी अपॉन 60 अपॉन स्पीड कर देंगे तो 60 v माइनस 60 यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल सकते हैं तो v माइनस 60, और ये टाइम आपको पता है कि हर 30 मिनट्स पे वो अलग अलग बसेस को क्रॉस करते हुए देखती है ना, तो 30 मिनट्स का पावर में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, वैसे सिटी बाई से जो बसेस खुल के सिटी एक्स की तरफ आ रहे हैं, ये बसेस जो है हर 10 मिनट के ड्यूरेशन पे मिलता है इससे ना, तो उस बस में बैठे हुए एक ऑब्जर्वर के हिसाब से सोचें तो ये स्कूटी जो है वो आपको v प्लस 60 के स्पीड से आगे की तरफ जाता हुआ अपीयर होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर देखिए आप यहाँ पे सिटी एक्स से सिटी वाई की तरफ आते हुए बसेस की बात करें, इधर बना लेते हैं, इस सिटी से इस सिटी की तरफ आते हुए बसेस की बात करें अगर, तो हाँ ये स्कूटी का खुद का रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, और बस के वेलोसिटी को रिवर्स करके जोड़ेंगे तो 60 प्लस v हो जाएगा ना, तो अगले बस तक पहुंचने में बस के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर्स को तो बस रुका ही दिखेगा, ये स्कूटी मूव करता नजर आएगा 60 प्लस v थे ना, तो अगले बस तक पहुंचने के लिए उसे क्या टाइम लगना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दो बसों के बीच का गैप यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम t/60 आपका आवर में टाइम हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस होगा दो कंसेक्यूटिव बसेस के बीच में, तो एक बस को क्रॉस करने के बाद अगला बस जो है उस तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस चलना है, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोच रहे हैं, बस के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के हिसाब से सोच रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बसेस तो रुके हुए हैं, तो स्कूटी ही ट्रैवल करके उस बस तक पहुंच रहा है बस, है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है vt अपॉन 60, और रिलेटिव में जो स्पीड है आपका इस बार 60 प्लस v का है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम जो मिल रहा है वो दिया हुआ था टाइम ऑलरेडी हमें कि 10-10 मिनट मतलब 1/6 आवर्स हो जाएगा ना, तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आपको मिल रहा है ना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे तो काम हो जाएगा अपना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे तो vt कैंसल, 60 से 60 कैंसल, है ना, ये आपका सॉल्व करके आएगा 60 प्लस v अपॉन v माइनस 60 इक्वल ये 3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 60 प्लस v इक्वल 3 इंटू वी माइनस 60 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3v माइनस 180, है ना, तो यहां से आपका आ रहा है 2v इक्वल, ये v को आप इधर लेके आ जाइए, v को आप इधर लेके आ जाएंगे तो 2v बचेगा और इधर आ जाएगा आपका 240, तो v आ जाएगा आपका 120, है ना, 120 किलोमीटर पर आवर, तो बसेस का रफ्तार जो है 120 किलोमीटर पर आवर था, और v का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख के देखिए तो t का वैल्यू मिल जाएगा आपको 15 मिनट्स, किसी एक इक्वेशन में रख दिए t का वैल्यू मिल जाएगा आपको ना, तो बसेस का रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर का था, और दो बसेस के बीच की खुलने की जो गैप थी, टाइम ड्यूरेशन जो था वो था आपका 15 मिनट्स, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो बसेस का रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और दो बसेस के खुलने के बीच का टाइम गैप जो होगा वो 15 मिनट्स का होगा, दैट मींस सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, तो टफ क्वेश्चन था, है ना, वन ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस सोच पाना उस टाइम लिमिट में बड़ा डिफिकल्ट होगा, जो रिलेटिव पे बहुत अच्छे से ग्रिप होगा जिन बच्चों का वही सॉल्व कर पाया होगा इसे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना है फर्स्ट राउंड में, तो ऐसे क्वेश्चन कतई अटेम्प्ट नहीं करना है, आपके पास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर टाइम बचा हुआ है तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 25 में नीट नहीं पूछा हुआ था, ये सॉरी 25 का ही था ये क्वेश्चन आपका,
हाँ 25 का ही था, 24 पे आ जाते हैं। हाँ तो 24 में ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था रीनीट में। इसमें एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका पोजीशन या कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है ये दिया हुआ है। आपसे बस पूछा हुआ था इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन या कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने से वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, प्लस 2 बीटा टी और प्लस गामा। ये आपका आ गया वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी की बात करनी थी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t बराबर 0 पे क्या वेलोसिटी है, तो t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होगा है ना, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कर सकते हैं। तो t 0 रख दें तो सिर्फ गामा बच रहा है अपने पास, यही आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला हुआ है टाइम के साथ, कैसे वेरी कर रहा है वेलोसिटी, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। तो एक और बार डिफरेंशिएट करने पे आपका मिल जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर और प्लस 2 बीटा। इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें, इनिशियल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर दें तो इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो क्या आ रहा है 2 बीटा है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो होगा आपका गामा अपॉन 2 बीटा या गामा इज टू 2 बीटा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, विद इन अ मिनट आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी 0 है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, 0 का 0 बना हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इनिशियली थोड़े समय के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए जो सभी में है ना। उसके बाद नेक्स्ट थोड़े टाइम के लिए देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए। तो शुरू में थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन 0, उसके बाद नेक्स्ट थोड़े समय के लिए पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 0 के बाद नेक्स्ट थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि इसमें मिल रहा है ना। उसके बाद देखें तो थोड़ी देर के लिए फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो अगले थोड़े समय के लिए एक्सेलरेशन को 0 हो जाना चाहिए, जो कि इसमें है ना। और फिर स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी है इसमें। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ठीक है, बड़ा सिंपल आइडिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, तो स्लोप को देख देख के एक्सेलरेशन का आइडिया ले लिया हम और ग्राफ सिलेक्ट कर लिए कौन सा करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें स्पेस में मूव करते हुए एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ कैसे बदल रहा है ये दिया हुआ है और आपसे बताना है कि t इक्वल 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन या एंगल क्या होगा ना। तो आपको पता ही है कि पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने से हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4i कैप प्लस 4t j कैप और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालें, अगर t बराबर 1 सेकंड का वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा, t का वैल्यू 1 रख देंगे तो 4i कैप प्लस 4j कैप। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, i कैप j कैप में कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं ना, ये आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड है ना। और दोनों कंपोनेंट्स बराबर है तो इस वेक्टर का x एक्सिस से जो एंगल होगा वो निकालने के लिए आप tan थीटा बराबर वेलोसिटी का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। 4/4 1 आ जाएगा, दैट मींस थीटा इज 45 डिग्रीज है ना। तो इस पार्टिकल का जो 1 सेकंड पे वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड 4√2 मीटर पर सेकंड और उसका डायरेक्शन या एंगल जो x एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहले ये ऑप्शन करेक्ट है ना। आसानी था, विद इन अ मिनट आप अटेम्प्ट कर सकते थे इसे भी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बड़ा इजी सवाल है, नीट से इसका पूछा हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि एक व्हीकल जो है वो शुरू का आधा डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल कर लेता है, जितना भी डिस्टेंस चलना था उसमें शुरू का आधा डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल कर लेता है और अगला आधा डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो 2v स्पीड से ट्रैवल करता है। तो आपको बताना है कि इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, चलो पूरे डिस्टेंस को आप d मान लीजिए, या ज्यादा बेटर है 2d मान लीजिए, क्योंकि आधे आधे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो फ्रैक्शंस में ना जाना पड़े। इसके लिए कंप्लीट डिस्टेंस, उसका कंप्लीट जर्नी में डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है उसको 2d मान लेते हैं। तो शुरू का d डिस्टेंस जो है वो v स्पीड से ट्रैवल करता है और बचा हुआ d डिस्टेंस जो है उसमें 2v स्पीड मेंटेन रखता है। तो आपको बताना है कि इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। कई सारे बच्चे इसमें ये कर देते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। स्पीड का एवरेज ऐसा नहीं निकालना आपको,
जब भी स्पीड का एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, तो एक सिंगल फॉर्मुला जो आप यूज करना है हमेशा आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस को आपने खुद ही 2D माना हुआ है, बस टाइम निकाल लीजिए आप। तो टोटल टाइम निकालना है, दोनों पार्ट में लगा हुआ टाइम को ऐड कर दें, टोटल टाइम मिल जाएगा ना। तो डी डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस अगला जो डी डिस्टेंस है 2b स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो डी बाई 2b। तो इस तरीके से दोनों को ऐड करके 3d बाई 2b आपको टोटल टाइम मिल रहा है ना। अब निकाल लीजिए आप एवरेज स्पीड इसका। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो कि खुद ही आपने 2d लेट करा था, अपॉन टोटल टाइम टेकन जो 3d अपॉन 2v है ना। तो d से d कैंसल, ये आपका आ जाएगा 4v बाई 3। ये उस व्हीकल के पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड मिलेगा आपका 4v बाई 3 है ना। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना। इजी था, विद इन अ मिनट आप अटेम्प्ट कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीट 22 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। इसमें बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय, है ना। ये पॉजिटिव फेस है ना, आप खुश होते हो तो ऐसा इमोजी भेजते हो अपने दोस्तों को, है ना। तो ये पॉजिटिव फेस है, करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटी ग्राफ अपवर्ड कॉन्केविटी का बना हुआ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और गुस्से में जब होते हो, निगेटिव होते हो तो ऐसा वाला इमोजी भेजते हो ना, ये गुस्सा वाला निगेटिव वाला इमोजी है, तो इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर डाउनवर्ड कॉन्केविटी के साथ एक्सटी ग्राफ बना हुआ है तो एक्सेलरेशन निगेटिव। ये ट्रिक था याद रखने का, आपका माइंड मैप के लिए बताया था आपको, है ना, कि पॉजिटिव इमोजी में जो ग्राफ है उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और निगेटिव इमोजी में जो ग्राफ है वैसे ग्राफ में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक है, तो दैट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक्सटी ग्राफ अपवर्ड कॉन्केव होना चाहिए। अपवर्ड कॉन्केव एक्सटी ग्राफ जिसमें है उसी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें अपवर्ड कॉन्केविटी के साथ एक्सटी ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, आसान था, ये ट्रिक आपको पता होता तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। आइए फिर 22 के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 में पूछा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला हुआ है कि एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए गिरने के लिए, फ्री फॉल करने के लिए, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उन डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, है ना। तो आपने काइनेमेटिक्स पे पढ़ा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट करे, तो इक्वल टाइम इंटरवल में चले हुए डिस्टेंसेस का जो रेशियो आता है ना 1:3:5:7:9 इस तरीके से आता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से रिलीज करें, फ्री फॉल कर रहा है मतलब रेस्ट से रिलीज किया हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता ही है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड, ये एक सेकंड का ड्यूरेशन ही है, तो इसमें जो चले हुए डिस्टेंस का रेशियो आएगा इसी रेशियो के फॉर्म में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आपको मिल रहा है ना। ये आसान नहीं था, ये तो बच्चों को याद ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 का पूछा हुआ अगला एक सवाल जो है, इसमें बोला हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो अलग अलग पार्टिकल्स का, दो डिफरेंट मूविंग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा ना। तो ये पार्टिकल 1 के लिए है और ये पार्टिकल 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। आपको पता है कि पार्टिकल 1 का वेलोसिटी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, हमें इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिल जाता है, तो स्लोप निकाल लीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप आप देख ही सकते हैं, 30 डिग्री का स्लोप एंगल है तो स्लोप tan 30 के इक्वल होगा, 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए उस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे जो कि tan 45 के बराबर होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो v1/v2 आपका मिल रहा है 1/√3। दैट मींस दोनों के वेलोसिटीज का रेशियो 1:√3 बोल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, विद इन अ मिनट अटेम्प्ट करा जा सकता था इसे भी, है ना। हाँ, अगला नीट 2021 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है एक ब्लॉक जो है, एक स्मॉल ब्लॉक जो है वो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट से स्टार्ट करता स्लाइड करना। एक इंक्लाइंड सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज कर दे तो स्लिप करता करता नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है अगर Sn n-1 से लेके n सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है, इसमें चले हुए डिस्टेंस को Sn बोल रहा है, तो Sn और Sn+1 का रेशियो क्या आएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे जब काइनेमेटिक्स में, तब कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, +a/2 × 2n-1। तो इस फॉर्मूले से आप nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है Sn, वो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा a/2 × 2n-1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही n+1th सेकंड है ना, n+1 मतलब n+1th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से n+1th सेकंड का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जो कि u0 हो जाएगा फिर से, तो a/2
और n के बदले nth सेकंड में n का वैल्यू n रख देते हैं, 5वें सेकंड के लिए n का वैल्यू 5 रखेंगे, वैसे ही n प्लस 1th सेकंड के लिए n प्लस 1 रख देंगे n के बदले, तो n प्लस 1 रख देंगे इस n के बदले, तो 2 इंटू n प्लस 1 करेंगे 2n प्लस 2 हो जाएगा -1, तो 2n प्लस 1 बचा रह जाएगा आपके पास। बस कुछ नहीं करो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको दोनों का रेशियो मिल जाएगा, a/2 से a/2 खत्म। फाइनली आपके पास जो Sn अपॉन Sn प्लस 1 का वैल्यू आ रहा है वो 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 मिल रहा है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है हमें। आसानी था, विद इन अ मिनट कर ही सकते थे आप आराम से भी, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 20 का नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें बोला हुआ है एक बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ग्राउंड पे जब ये हिट करता बॉल तब इसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड का। तो आपको बताना था इस टावर का इस बिल्डिंग का हाइट क्या है ना, इस टावर या इस बिल्डिंग का हाइट क्या है। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता, आपको फाइनल वेलोसिटी पता, आपको एक्सेलरेशन पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन आपको पता ही होता है, तो ये 3 चीज पता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं तो बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा हमें, तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्या, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव कंसीडर कर लें तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 80 इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस 20 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 ही होगा ना, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है तो नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन है तो प्लस 10 हो जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से 6400 में से 400 कट जाएगा, 6000 बचा इधर इक्वल 20s, है ना। s का वैल्यू आ रहा है आपका 300, तो बिल्डिंग का हाइट जो होगा बॉल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वल ही होगा इस केस में। दैट मींस बिल्डिंग का हाइट जो था 300 मीटर्स का था। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक स्विमर जो है स्टिल वाटर में अगर तैरता है तो उसका स्पीड निकलता है 20 मीटर पर सेकंड का, स्पीड आता है 20 मीटर पर सेकंड का। अगर फ्लोइंग रिवर में तैरें तो फिर वो स्पीड नहीं होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा, कुछ एंगल पे तैरें तभी स्पीड बदल जाता है ना। तो एक स्विमर का स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है उसको v से डिनोट करते थे आप, v से डिनोट करते हैं स्टिल वाटर में एक स्विमर का जो स्पीड होता है जिसका वैल्यू 20 दिया हुआ है ना। और फ्लोइंग रिवर का जो वेलोसिटी होता है, रिवर वेलोसिटी जो होता है उसको u से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है इस फ्लोइंग रिवर में अगर स्विमर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्रॉस करना चाहे, है ना, इस फ्लोइंग रिवर में शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जिस पॉइंट पे स्टार्ट किए हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस स्विमर को कितने एंगल पे टिल्ट होकर तैरना चाहिए ये बता देना आपको ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस फ्लोइंग रिवर में जहां पे रिवर वेलोसिटी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पे मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचना है तो अगर सीधा हम अपने बॉडी को स्ट्रेट रख के अपनी वेलोसिटी को स्ट्रेट आंसर रख के चलेंगे तो हमें नदी के बहाव की वजह से कहीं इधर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको अपोजिट पॉइंट तक पहुंचना है तो इधर की तरफ टिल्ट होकर तैरना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपने आप को इस तरफ मोड़ के वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये इधर की तरफ होनी चाहिए ना। वही पूछा हुआ कितने एंगल पे टिल्ट होके तैरें ताकि हम एग्जैक्टली अपोजिट एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट पे मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से होते हुए रिवर को क्रॉस कर पाएंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में कितने एंगल पे टिल्ट होके तैरना पड़ेगा उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, sin थीटा इज u अपॉन v, है ना। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए u का वैल्यू 10 और v का वैल्यू जो 20 दिया हुआ है, sin थीटा 1/2 आ रहा है, दैट मींस थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस लाइन से 30 डिग्री इस तरफ टिल्ट होकर तैरने पे आप एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे दूसरे किनारे पे पहुंच पाएंगे, है ना। 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। इजी था, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो बड़े आसानी से आप इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2017 का पूछा हुआ। इसमें बोला हुआ है कि प्रीति स्टेशन मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और पाती है कि एस्केलेटर जो मूविंग स्टेयरकेस होते हैं आप देखे होंगे, है ना, मूविंग वो सीढ़ी जो चलता चलता ऊपर तक लेके चला जाता है, खुद बस खड़े हो जाए और सीढ़ी हमें ऊपर तक पहुंचा देता है, उसको आपको एस्केलेटर बोला हुआ है इसमें, है ना। तो एस्केलेटर बंद था उस दिन, है ना, तो वो रुके हुए एस्केलेटर पे खुद ही चल चल के चली जाती है और उस दिन आप उसको जो टाइम लगता है ऊपर तक पहुंचने में वो टाइम T1 बोला हुआ है। एक दूसरे दिन आती है फिर से मेट्रो स्टेशन पे और फिर से उसको ऊपर जाना होता है, लेकिन इस दिन एस्केलेटर चल रहा है तो बस एक जगह खड़े हो जाती है और एस्केलेटर उसको T2 टाइम में पहुंचा देता है ऊपर तक, है ना। अब बोला हुआ है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मान लीजिए एक तीसरा दिन फिर से आती है मेट्रो स्टेशन पे और उसे लेट हो रहा है, उसे जल्दी पहुंचना है ट्रेन तक, मेट्रो तक, तो वो क्या करती है मूविंग एस्केलेटर पे खुद भी चलने लग जाती है। ऐसा हम भी करते हैं, अगर हमें ट्रेन छूट रहा हो, बहुत जल्दी पहुंचना हो तो मूविंग एस्केलेटर पे खुद भी आप चलने लग जाते हैं। तो तीसरे दिन जब एस्केलेटर भी मूव करा और खुद भी उस पर उतनी रफ्तार से चलने लग जाए जितनी रफ्तार से पहला दिन चली थी, तो आपको बताना है कि इस बार टाइम कितना लगेगा। चलिए, तो आप मान लीजिए कि नीचे से ऊपर तक चलने के लिए उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो पहले दिन उस डी डिस्टेंस को
t1 टाइम में ट्रैवल कर लेती तो उससे आपको वेलोसिटी ऑफ प्रीति मिल जाएगा। प्रीति कितना स्पीड से एस्केलेटर पे चल सकती है और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। डिस्टेंस आपने d का दिया है और टाइम t1 लगा है, इससे आपको प्रीति का स्पीड मिल गया। दूसरे दिन जब एस्केलेटर चल रहा था, बस ये एस्केलेटर पर खड़ा होगी तो एस्केलेटर उसे t2 टाइम में ऊपर पहुंचा दिया, तो इससे वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर मिल जाएगा कि डिस्टेंस d ट्रैवल करना था और टाइम t2 लगा है, तो एस्केलेटर इतनी वेलोसिटी से ऊपर ले गया उसे। तो इस तरीके से दोनों की वेलोसिटीज मिल गई। अब तीसरे दिन जब उस मूविंग एस्केलेटर पे प्रीति खुद भी चलने लग जाएगी, तो नेट वेलोसिटी जो होगा प्रीति का, वो वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर के बराबर होगा। दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी, तो नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी उसका निकल के जो आएगा वो d इंटू 1/t1 प्लस 1/t2 होगा, है ना। तो d इंटू t1 t2 एलसीएम ले लीजिए, तो t1 प्लस t2 आ जाएगा, t1 t2 ये आ जाएगा सॉल्व करके। तो आपको बताना था कि जिस दिन एस्केलेटर भी चल रहा है और खुद भी चलने लग जाए उसी रफ्तार से, तो कितना टाइम लगेगा। तो t3 मान लेते हैं इस केस में टाइम, डिस्टेंस अभी भी d ही जाना है और नेट स्पीड जो उसका है आप देख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल सकते हैं। तो नेट स्पीड आपका उस दिन जो आएगा d अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 आ रहा है, d से d कैंसल, आपका जो टाइम लगेगा उस दिन t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 का होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और खुद भी प्रीति उतनी रफ्तार से चलने लग जाए जितनी रफ्तार से पहले दिन बंद एस्केलेटर पे चली थी, तो उस दिन टाइम इसको कम लगेगा और उन दोनों दिनों से, और इस बार टाइम होगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला हुआ है कि दो कार्स है P एंड Q, है ना, और उसका पोजीशन या कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है ये दिया हुआ है। आपको बस बताना है कि किस टाइम पे दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम हो जाती है ना। तो वेलोसिटी आप निकालने के लिए इसके पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगा। कार P के पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो कार P का वेलोसिटी मिल जाएगा, जो कि आ रहा है a प्लस 2bt। वैसे ही कार Q का वेलोसिटी निकालने के लिए कार Q का जो पोजीशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दें तो f माइनस 2t मिल जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ था कि किस टाइम पे कार P और कार Q का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। कार P का वेलोसिटी जो आप निकाल लिए हो a प्लस 2bt रख दीजिए, ये बराबर हो जाना चाहिए कार Q के वेलोसिटी के, जो कि f माइनस 2t है। अब देख लीजिए कौन से टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर हो रही है। टाइम वाले दोनों टर्म्स को आप इधर लाके 2t कॉमन ले लीजिए, तो b प्लस इसमें एक 2t और इस वाले टर्म को इधर लाएंगे पॉजिटिव 2t आ जाएगा, तो b प्लस 1 आ रहा है इक्वल f माइनस a। तो टाइम आपका आ जा रहा है f माइनस a अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, f माइनस a अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। इजी था, बस वेलोसिटी निकाल के दोनों को इक्वेट करना था, तो किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होगा वो मिल जाता हमें। हाँ, तो आते हैं आखिरी क्वेश्चन जो लास्ट के 11 साल में काइनेमेटिक्स के पूछे हुए लास्ट सवाल जो है उस पर आ जाता है ना। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ एक पार्टिकल का इस तरीके से वैरी कर रहा है at प्लस bt स्क्वायर। आपको बताना है कि 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बता देना था आपको, है ना। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन को हम सेकंड बोल सकते हैं। तो क्या SNH वाले फॉर्मूले से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो। ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था NH सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्या इस फॉर्मूले से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसको आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है, टाइम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वेलोसिटी का। एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो टाइम वाला टर्म बचा रह जाएगा। दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, टाइम के साथ बदल रहा होगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूले जो हम लोग पढ़े थे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था। अब क्या करें सर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इन फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। चलो, तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, और जिस टाइम से जिस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स में लगा दीजिए। तो 1 से लेके 2 सेकंड्स का निकालना है तो 1 to 2 लिमिट्स लगा दीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो 80 का इंटीग्रेशन at स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसका इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका
बी बाहर और टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 है ना, तो बी टी क्यू बाई 3। लिमिट से आप 1 से 2 लगाना है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 लगा दीजिए, है ना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स का मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो पहले t के जगह पे हर जगह 2 रख दीजिए, तो 2a प्लस 8b/3 आ रहा है, माइनस अब t के बदले लोअर लिमिट हर जगह 1 रख देते हैं, a/2 और प्लस b/3 आ रहा है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा 2a में से a/2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a/2 मिल रहा है, और 8b/3 में से b/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7b/3 बचा रह जाएगा आपके पास, है ना। तो आपका फाइनल आंसर जो है ये है 3a/2 प्लस 7b/3, 3a/2 प्लस 7b/3, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ लास्ट के 11 सालों में जितने क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के पूछे हुए थे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में आपके लिए न्यूटन्स लॉ के लास्ट 11 साल के पूछे हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।